करूँगा कि सिर्फ सुन लीजिएगा और थोड़ा शांति के साथ सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और आप भी महसूस कर पाएंगे कुछ। हमारे आदरणीय प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र सर और यूनिट 7 के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनूप सर, हमारे यूनिट इंचार्ज डॉक्टर प्रतीक पांडे जी और सभी यूनिट इंचार्ज पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 5 सदस्यीय टीम मेरे साथ भेजी गई थी, जिसमें रोहित सिंह, एक बार आप लोग खड़े हो जाएं, रोहित सिंह, अंशु पांडे, अभिषेक मिश्रा और आशीष कुमार। आशीष जी नहीं है क्या? यही 5 सदस्यीय टीम भेजी गई थी वहां का सर्वे करने के लिए। तो मैं अदम गोंडवी के एक शेर से जिसमें कुछ संशोधन करके शुरुआत करता हूँ कि आइए महसूस करते हैं जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करते हैं जिंदगी के ताप को, मैं मलिन बस्तियों में ले चलूंगा आपको, मैं मलिन बस्तियों में ले चलूंगा आपको। हमें तो सिर्फ एक घर का सर्वे करना था जो कि हमको कागज मिला हुआ था, उसी में फिलअप करना था और हमने कागजी तौर पे वो किया भी, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने 4-5 सर्वे अतिरिक्त कर लिए अपनी तरफ से कि आए हैं कम से कम 1 घंटा बिता के। मैंने जो सर्वे किया वो व्यक्तिगत सर्वे था, मोहम्मद शकील नाम था उनका, और उनसे हमने सामान्य बातचीत पूछी जो कि भी उस प्रश्न संग्रह में था। उनका कुछ इस प्रकार है कि उनके परिवार में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें वो, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, 1 बेटी और एक 86 वर्षीय बूढ़ी माँ और एक मिस्त्री थे जो कि इंजन बनाने का कार्य करते थे। और जब हमने उनकी इनकम के बारे में पूछा तो इनकम का कुछ लता पता नहीं था। उन्होंने कहा कभी 5,000 कमा लेते हैं, कभी 10,000 कमा लेते हैं, तो कभी कभी 15,000 कमा लेते हैं। खर्च उनका 8,000 और महीने का लगभग बचत 2,000, लेकिन अगर उसमें भी कोई आपदा विपदा पड़ी तो 2,000 भी खत्म हो जाते थे और साथ ही साथ कर्ज में लग जाते थे। देखकर पता चला कि उनका घर जो था वो मिक्स था, मतलब कच्चा और पक्का। और उन्होंने बताया कि हमारी 3 पुश्तें यहाँ पर बिता चुकी हैं और तीसरी पुश्त है। कोविड-19 से हम लोग सभी जानते हैं, सबने कोविड-19 के दौर में संघर्ष किया है। कईयों ने अपनों को खोया है तो कईयों ने अपने जानने वालों को। मैं बता दूं कि मेरे भी परिवार से कोविड-19 के दौरान एक डेथ हुई थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि कौन क्या खोता है और कौन क्या पाता है। और कोविड-19 में उन्होंने बताया कि वो 3 दिन काम करते थे तो 4-5 दिन उनको काम ही नहीं मिलता था। एक चीज अच्छी रही उनके साथ है कि उन्होंने किसी अपने को नहीं खोया और उस कोविड-19 के दौरान जो उनका खर्च था उन्होंने अपनी बचत से ही निकाला था। और इन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, चाहे वो उस कोविड के दौरान कई योजनाएं थी। इन्होंने गैस का कनेक्शन पहले ही ले लिया था, तो उस दौरान आप लोगों को पता हो कि भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत जितनों को गैस मिला था उनको मतलब फ्री सिलेंडर दे रही थी, उसके तौर पे 1,000 रुपया या 800 रुपया अकाउंट में डाल रही थी। इन लोगों के पास बैंक में खाते भी नहीं थे, जो कि उस प्रश्न संग्रह में भी नहीं था, क्योंकि हमने उनसे अलग से पूछने का प्रयास किया। तो उनके पास न खाते थे, तो उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन नहीं था, तो फिर कहाँ से पैसे आते हैं। उनके आवास के बारे में पूछा, उन्होंने भैया ने जैसे भी बताया कि उनका घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, तो आवास मिलने का भी प्रकरण तो हट ही गया, जमीन नहीं काहे का आवास। और उन्होंने कहा आपको पैसे देते हैं, अब किसको पे करते हैं उसके बारे में हमने नहीं पूछा, क्योंकि किसी के दर्द को कुरेदना अच्छा नहीं होता है। जब सरकारी आवास, जहाँ जिस देश में 2 सरकारी योजनाएं चल रही हो, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना, जिलाधिकारी के पास एक स्पेशल फंड और उसके बाद भी किसी के पास घर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। मुझे तो ख्वाजा जावेद अख्तर साहब की एक शेर याद आ गया कि हमारी बस्ती में कहने को लोग बसते हैं, हमारी बस्ती में कहने को लोग बसते हैं, मकान चारों तरफ है, नहीं है कोई घर, नहीं है कोई घर। और यही नहीं, उनके घर में एक बच्चा विकलांग भी था, उनके घर के जो एक बच्चे साथ 1-2 बच्चे पढ़ते थे, एक बच्चा नहीं पढ़ता था। और उसी दौरान हमारी एक मुलाकात आशा कर्मचारी से हुई, जिसने पूरी कोविड-19 के दौरान उनकी यथास्थितियों का वर्णन किया। उसने बताया लोग डरे हुए थे, कोई कहीं जा नहीं रहे थे, कोई पॉजिटिव हुए, जो पॉजिटिव हुए वो घर पे ही रह गए, सरकार ने कहा होम क्वारंटाइन हो। डॉक्टर तक डर रहे थे, 4th क्लास के कर्मचारी जो अस्पताल में थे सर वो उनका इलाज कर रहे थे। इस प्रकार के उनके साथ मतलब हुआ।
और साथ ही साथ एक वहाँ पे सीताराम साहनी करके एक व्यक्ति थे, उनकी भी समस्या सेम थी। हमने उनसे आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी पूछा, जो कि भारत सरकार 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस एक हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस देती है। तो उस पर उन्होंने बताया कि 2009 में सर्वे हुआ था, 2011 में उसकी लिस्ट बनी थी बीपीएल वालों की, और उस टाइम भी उनका सर्वे छूट गया, बल्कि उनके पास बीपीएल कार्ड होने के बावजूद भी। तो उन इस एक हिसाब से उन इस योजना से भी वंचित रह गए। अब हमारे जो जब हम सर्वे कर रहे थे तो एक चीज हमको बहुत ही विशिष्ट अनुभूत हुई कि उनके मन में, उनके चेहरे पर एक पता नहीं किस हिसाब की आशा थी, उम्मीद थी, जो इस हिसाब से वो बता रहे थे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। फिर हमने स्पष्ट किया, हमने कहा देखिए सर, हमको तो नहीं पता कि सर्वे का क्या होगा, हम भी कागज में विद्यार्थी हैं तो कागज में रिपोर्ट बना के दे देंगे, इससे कुछ होगा भी कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपकी संवेदनाओं को, आपकी जरूरतों को, आपकी आकांक्षाओं को जो हम महसूस कर रहे हैं, अगर कभी भगवान ने चाहा और किसी योग्य जगह पे पहुंचे जहां से हम आपकी समस्या को सुलझा सकते हैं, तो जहां भी रहेंगे आप जैसे लोगों के लिए खड़े रहेंगे। आज का जो हमारा सर्वे है, जो आपकी कमियों के बारे में हमें पता चल रहा है, उस कमियों पर काम करेंगे और आपकी प्राथमिक समस्याओं पर विचार करेंगे, जैसे मकान, राशन, बिजली, पानी, उनके बच्चों के लिए बेहतर समस्या। अब हमको ये समझ में नहीं आया कि आखिर क्या कारण रहा है जो इतनी योजनाओं जो कागज में पूरे हो जाते हैं। अभी परसों हमारे बीच सत्यपाल सर आए हुए थे, जो कि किसी महाविद्यालय में थे, उन्होंने बताया ना कि पेड़ कागजों में लग गए लेकिन वास्तविक रूप से पेड़ गायब नहीं। वही चीज शायद और जब हम निकल रहे थे वहां से, तो सर हमने वो जो 86 वर्षीय बूढ़ी अम्मा थी, उनके हमने जो नमस्कार किया, सब सर्वे करने के बाद, सब समझाने के बाद, तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला कि जुग जुग जियो मेरे लाल, खूब पढ़ो, माँ बाप के नाम रोशन करो। और ये शब्द सर शब्द नहीं थे, सच बताएं तो मुझे उस 7 दिवसीय जो हम लोगों का शिविर चला, उस शिविर की यथार्थता, जो हम अपने क्लासों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, उस क्लास की सार्थकता वहीं पे सिद्ध हो गई जब उनके मुंह से वह शब्द निकले। उनको भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई थी। हम उस उम्मीद पे खड़े उतर पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने, फिर हम निकलने लगे तो हमारे किसी समस्या के बाद 2-3 टॉफियां थी, तो वहां पर एक बच्चा था, हमने उसको दिया, और उस बच्चे की जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट के आगे उन एसी के कमरों में बैठे हुए मुस्कानें फिर दिखाई दे रही थी। हम जरा सा ठहर सा गए कि उनकी मुस्कानों को देखकर, और उनकी मुस्कानों में हमारी भी मुस्कानें खिलखिला होती थी। अब बात है कि हम लोगों की जरूरतें क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें आवश्यकता है संवेदनशील बनने की। हम सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो साहित्य सभी नहीं लेकिन कुछ हैं, तो साहित्य में एक संवेदनशीलता को परिभाषित किया गया है कि संवेदनशीलता वह क्षमता है जिससे मनुष्य अपने आसपास के मनुष्यों और प्राकृतिक जीवन की वेदनाओं को महसूस करता है। दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में शामिल होना वह क्षमता है, वह शक्ति है जो इस समाज के जटिल ताने बाने को संरक्षित करती है। संवेदनशीलता, हमें संवेदनशील होने की जरूरत है। ये संवेदनशीलता ही थी कि जब महर्षि वाल्मीकि के मुंह से एक पहली कविता फूटी थी, उस क्रौंच पक्षी के संवेदनशीलता के प्रति, और किसी छायावादी कवि ने लिखा भी है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, बड़ी होगी कविता अनजान। और अंत में सब सर्वे करने के बाद, चाहे हम सीताराम जी से मिले, सीताराम साहनी से या मोहम्मद शकील से, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था किसको क्या नाम पुकारे। उन्हें मोहम्मद शकील साहनी कह दें या इन्हें सीताराम अंसारी कह दें, उनके तो सिर्फ नाम बदल रहे थे साहब। उनकी जरूरतें वही थी, उनकी परेशानियां वही थी, सरकारी योजनाओं का लाभ न पाने का दर्द था, एक आंखों में अजीब तरह की झुठलाहट थी कि हमें कहाँ वंचित कर दिया जा रहा है, हमें कहाँ छोड़ दिया जा रहा है। आखिर 1/135 करोड़ तो भी है, हमें विचार करने की जरूरत है। और फिर अंत में जो कभी प्रश्न धूमिल ने रोटी के लिए पूछा था, शायद उन्होंने सिर्फ रोटी के लिए नहीं, इस योजना के लिए पूछा था, इस संवेदनशीलता के लिए पूछा था। उन्हीं पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। धूमिल कहते हैं, सर ध्यान दीजिएगा, कि एक आदमी रोटी बेचता है और एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है?
मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। आप लोगों ने इसके लिए आपका धन्यवाद। और इस एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर में हमें बहुत कुछ सिखा दिया, जो हम 4 दिनों में नहीं सीखे थे, जो 4 दिनों में नहीं महसूस किए थे, वो हमने कल महसूस किया। कल जाना हमें भी कुछ करने की जरूरत है। हमें भी जब यहाँ शिक्षा लेने आए हैं कुछ करें, तो जाहिर सी बात है इन लोगों को ना भूलें, जहाँ भी रहें इनके लिए कुछ बेहतर करते रहें। अगर हम उनके लिए बेहतर करेंगे तो जाहिर सी बात है ईश्वर भी हमारे लिए बेहतर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।